आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडेंट मेरे चैनल पर। और आज हम पढ़ेंगे क्षितिज बुक को पढ़ेंगे और उसमें हम पढ़ेंगे गद्य खंड को। आपको पता है कि क्षितिज बुक में हमारे दो खंड है, एक गद्य खंड और एक काव्य खंड। तो गद्य खंड को हम पढ़ने वाले हैं, उसमें हमें पढ़ना है दो बैलों की कथा। हमारा चैप्टर नंबर 1 है और इसको लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो चलिए जानते पहले मुंशी प्रेमचंद के बारे में। मुंशी प्रेमचंद जो हैं वो एक महान कथाकार हैं। इन्होंने अपनी बहुत सी कहानियाँ लिखी, उपन्यास लिखे, निबंध लिखे, बहुत सारी इनकी रचनाएं लिखी और सारी ही रचनाओं में इन्होंने क्या किया, जो समाज से संबंधित, समाज में जो समस्याएं व्याप्त हैं, जो कुरीतियां हैं, उनके ऊपर इन्होंने प्रश्न उठाया था। जो भी चीज़ें इनको समाज में पसंद नहीं आती थी उसके बारे में ये अपनी कहानियों में लिखते थे। तो प्रेमचंद जो थे, इनका बचपन का नाम धनपत राय था और ये इनका जो जन्म बीता, उनका जो बचपन बीता वो बहुत ही अभावों में बीता। इस तरह से इन्होंने अभावों के बीच में इन्होंने बीए तक की शिक्षा ग्रहण की और एक प्राध्यापक की, यानी कि एक अध्यापक की इन्होंने नौकरी प्राप्त कर ली। परंतु जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया तो इन्होंने क्या किया, असहयोग आंदोलन की वजह से पूरे देश के लोग क्या कर रहे थे, महात्मा गांधी को सहयोग देने के लिए अपने अपने पदों से रिजाइन दे रहे थे, अर्थात त्यागपत्र दे रहे थे। तो इन्होंने भी इसी वजह से अपनी नौकरी छोड़ दी। अब जो ये हमारा पाठ है प्रेमचंद दो बैलों की कथा, इसमें प्रेमचंद ने क्या बताया है कि इसमें इन्होंने बताया कि जो किसान समाज होता है, जो किसान होते हैं कृषक समाज में, और उनके जो संबंध होते हैं पशुओं के साथ, जो किसान होते हैं वो पशुओं को पालते हैं और उस तरह से उनका पशुओं के साथ कैसा संबंध होता है, प्रेम पूर्ण होता है या फिर बहुत कड़वा संबंध उनके होते हैं या वो अत्याचार करते हैं, इस संबंध को उन्होंने यहाँ पर उठाया है। ठीक है, इस चीज़ को दिखाया कि जो किसानों का समाज होता है, कृषक समाज होता है, उसमें पशुओं के साथ कितने भावात्मक संबंध होते हैं। किसानों के पशुओं से बहुत ही भावात्मक संबंध होते हैं। तो इस बात को इन्होंने यहाँ पर उठाया। साथ ही अब देखिए, प्रत्यक्ष रूप से तो ये कहानी क्या है, दो बैलों की कहानी है, परंतु अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है, अप्रत्यक्ष रूप से ये कहानी स्वतंत्रता के आंदोलन को भी दिखाती है, अर्थात बताती हमें कि जो हम आज़ाद हैं, आज आज़ादी हमें यूँ ही नहीं मिलती, सहज में नहीं मिलती। इसके लिए हमें बहुत ही कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। अपने प्राणों का त्याग किया हमारे देश के लोगों ने, और अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो हमें स्वतंत्रता है वो सहज में नहीं मिलती, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, इस तरह से इन्होंने जिस तरह से जो पंचतंत्र की कहानी होती है या फिर हितोपदेश की कहानी होती है, इन सब कहानियों की परंपरा को भी इन्होंने आगे बढ़ाया था, उसका उपयोग भी इन्होंने इस कहानी में किया है। और ये जो पंचतंत्र की कहानी, हितोपदेश की कहानी, ये सब होती है, ये सब क्या होती है, समाज में बदलाव लाने के लिए, नैतिक जो मूल्य होते हैं उनको विकसित करने के लिए होती हैं। तो चलिए अब हम अपने चैप्टर पर आते हैं, दो बैलों की कथा। अब देखिए, इस कहानी में सबसे पहले गधे के बारे में बात की गई है। ठीक है, क्योंकि जानवरों में गधा सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है। क्या बुद्धिमान नहीं, बुद्धिहीन समझा जाता है। जो गधा है उसको सबसे बुद्धिहीन समझा जाता है जानवरों में। कहते हैं ये भाई यही, इसके अंदर बिल्कुल दिमाग नहीं है। और जब हम किसी मनुष्य को बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, बिल्कुल परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं, तो उसको हम कह देते हैं भाई ये मनुष्य तो बिल्कुल गधा है, यानी कि गधे से उसकी तुलना कर देते हैं। तो गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन। ठीक है, अब ये प्रश्न है कि क्या गधा सचमुच में बेवकूफ़ है या फिर उसके क्या है, उसकी जो उसको हम बेवकूफ़ कहते हैं, गधा बेवकूफ़ कह देते हैं, गधा कह देते हैं, वो सचमुच में है या फिर वो बहुत ही ज़्यादा सीधा है इसलिए हम उसको ऐसा कहते हैं, या फिर वो इतना अधिक सहन करता है, हर चीज़ को सहन कर जाता है, हर दुख परेशानी को सहन कर जाता है, या फिर हम इसलिए उसको ऐसा कहते हैं। अब ये क्या है, ये इस तरह है तो शायद हमने, क्योंकि गधा जो है ना कभी भी विद्रोह नहीं करता, सहन करता रहता है, कभी भी अपनी क्रोध को प्रदर्शित नहीं करता, तो शायद इसलिए हमने उसे क्या कह दिया है, गधा कह दिया है। और सचमुच में जो वाकई में जो इंसान, जो समाज में जो इंसान होते हैं वो अगर सीधे साधे होते हैं उनको भी हम इसलिए गधा कह देते हैं। तो गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है, ऐसा हम नहीं जान सकते। पता नहीं क्या रीजन रहा होगा ऐसा। ठीक है, लेकिन इसका निश्चय नहीं किया जा सकता
इसका निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि देखिए क्यों निश्चय नहीं किया जा सकता, क्योंकि गाय सींगें मारती हैं, ठीक है। गाय क्या करती है, गाय सींग मारती हैं। गाय को भी सीधा साधा प्राणी कहा जाता है, पर वो भी कभी कभी सींगें मारती हैं। और जब गाय को जब बच्चा होता है, ब्याई हुई गाय, तो अनायास सींगनी बन जाती है, अर्थात शेरनी की तरह वो क्या हो जाती है, खतरनाक हो जाती है। अगर तुम उसके पास जाओ तो वो सींग मारने लगेगी। फिर है देखिए, कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है। अब कुत्ते को भी बहुत सीधा साधा माना जाता है कि कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, मतलब कि बहुत सीधा साधा जानवर है, पर उसे कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, पर कभी कभी उसे भी, इन जानवरों को भी सीधा साधा माना जाता है, लेकिन उनको गधा नहीं कहते, ठीक है। वो भी सीधे साधे होते हैं, क्योंकि इनको भी, गाय को भी, कुत्ते को भी कभी ना कभी गुस्सा आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना। आपने सुना है क्या? नहीं सुना होगा, ठीक है। चलो नहीं सुना तो आगे से ध्यान देना, हो सकता है आपको पता चले कि वाकई में गधा क्या कर रहा था गधा गुस्सा दिखा रहा है। कभी आपने देखा हो, पर ऐसा कहते हैं कि मैंने भी नहीं देखा कभी, ठीक है। और फिर लेखक भी ये लिखते हैं कि हमने कभी गधे को ऐसा करते नहीं देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, कुछ भी करो उसके साथ, मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी नहीं दिखेगी। बैसाख में चाहे एक आध बार कुलेल कर लेता हो, बैसाख के महीने में भले एक आध बार उछल कूद मस्ती कर लेता हो, उसके अलावा उसको कभी हंसते, खुश होते, क्रोध करते कभी नहीं देखा। यानी कि वो एक समान रहता है, कहने का मतलब ये है। पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है, एक विषाद उसके चेहरे पर, एक उदासी हमेशा स्थायी रूप से छाई रहती है। कभी देखा ही नहीं उसके चेहरे के जो भाव है वो बदलते हैं या कि नहीं बदलते। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए, यानी कि सीमा, अंतिम सीमा है। जिस तरह से ऋषि मुनि हो जाते हैं, बड़े शांत हो जाते हैं, सुख दुख में एक धैर्यवान, सहनशील, इस तरह से, तो ऐसा लगता है कि वो ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं ना, वो सारे गधे के अंदर आ गए हैं, गधे के अंदर भर गए हैं। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। पर देखो, आदमी उसे बेवकूफ़ करता है, वो कहता है, क्योंकि वो तो कैसा हो गया, ऋषि मुनियों की तरह महान कहना चाहिए उसको। तो इतना सीधा साधा, कभी विद्रोह नहीं करता, कभी गुस्सा नहीं दिखाता, ठीक है, सुख दुख में एक समान रहता है, यही तो सिखाते हैं ऋषि मुनि। परंतु देखो भाई क्या है कि गधे को तो गधे को बेवकूफ़ कहा जाता है। तो लेखक लिखते हैं कि सद्गुणों का इतना अनादर मैंने कहीं नहीं देखा, यानी कि इतने अच्छे गुण और उसके बाद उसको गधा कह देना, उसका उतना अपमान करना, अनादर करना, ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। पर देखिए, कदाचित, इसलिए लेखक कह रहे हैं कि भाई इतना सीधा होना भी सही नहीं होता। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, है ना। वो लेखक लिखते हैं कि हो सकता है, कदाचित, शायद इतना सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है, क्योंकि अब देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। उस समय की बात है ना, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था, तो भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता, बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय यानी कि बुरे समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़कर काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा लेते हैं, फिर भी बदनाम है और कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते। भारतीय फिर भी विदेशों में बदनाम है। क्यों बदनाम है? क्योंकि वो क्या हैं, सहनशील हैं। इसलिए जो विदेशी है ना, वो भारतीयों को बेवकूफ़ समझते हैं, सीधा समझते हैं। तो इसलिए लेखक लिखते हैं कि सीधापन संसार के लिए कदाचित उपयुक्त नहीं है। इतना सीधापन अच्छा नहीं होता है कि हमें अगर संसार में सर्वाइव करना है, जीना है, तो हमें इतना सीधा बनकर नहीं रहना होगा। अगर वे भी, कौन, भारतीय भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद क्या हो जाता, शायद सभ्य कहलाने लगते। तो सभ्य वही कहलाता है जो ईंट का जवाब पत्थर से देता। अब इसका मतलब ये नहीं पत्थर ले जाओ और किसी के सर पे दे मारो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो स्टूडेंट क्या करना है कि हमें अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए, अपना विद्रोह प्रकट करना चाहिए, ठीक है। और कुछ भी चीज़ ऐसे ही अत्याचार हमें सहन नहीं करने चाहिए, उनका तो विरोध हमें करना ही चाहिए। जापान की मिसाल सामने एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया, यानी कि सम्मान दिला दिया, ठीक है। अब जापान एक ऐसा देश है जहां विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराया गया, उसको नष्ट कर दिया गया, लेकिन जापान के लोगों ने फिर से उतनी उन्नति की और दुनिया को, सारे देशों को दिखा दिया कि देखो हम फिर भी क्या हैं, हम उन चीज़ों का सामना करना जानते हैं, हम अत्याचार नहीं सहेंगे, अन्याय नहीं सहेंगे, और फिर से वो विकसित देश बन गए। अर्थात जापान ने ये दिखा दिया कि हम भी ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। तो इसलिए वो सभ्य कहलाने लगे, लोग उनको क्या करते, सम्मान देने लगे उस देश को।
इसी तरह से इंसान को भी करना चाहिए। लेकिन गधे का एक छोटा भाई है, लेकिन जो गधा है ना, गधा, उसका छोटा भाई भी है। छोटा भाई कौन आ गया भाई? अभी तो कुत्ते की बात सुनी, अभी हमने गाय की बात सुनी, अभी छोटा भाई कहाँ से गया? उससे कम ही गधा है। जो गधा है ना, इसका एक छोटा भाई भी है, लेकिन उससे कम गधा है। ठीक है, वो इतना सीधा साधा है, गधा ही है, और लेकिन वो है सीधा साधा तो है, पर इतना बड़ा गधा नहीं है, यानी कि वो कम सहता, उससे सहता वो भी है। और वह है बैल। कौन है? गधे का छोटा भाई बैल। तो जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का प्रयोग करते हैं। अब जिस अर्थ में हम गधे को कहते हैं, गधे को हम क्या कह देते हैं? और सीधे साधे लोगों को क्या कह देते? गधा। और उससे कम सीधा साधा जो है ना, उसको कह देते हैं बछिया का ताऊ है। ये तो कभी कभी गुस्सा दिखाता बस, वरना तो ये सीधा सीधा ही रहता है, इसलिए तो बछिया के ताऊ का प्रयोग करते हैं। अब कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ों में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। अब कुछ लोग तो कहेंगे भाई बैल जो है, बेवकूफ़ों की अगर कैटेगरी डिवाइड की जाए, उनमें सबसे नंबर 1 पर है, फर्स्ट है, नंबर 1 पर है, सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। पर लेखक कह रहे भाई मेरा विचार नहीं है ऐसा। बैल कभी कभी कैसा होता है? मारता है, मारने लगता है सींग, तो इसको हम गधे के समान नहीं समझ सकते। और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में नजर आता है। अड़ियल यानी कि जो अड़ जाता है, जो कहना नहीं मानता, ठीक है, वह भी देखने में आता है। और कई रीतियों से हमारा असंतोष प्रकट कर देता है। ठीक है, अगर हम क्या करें, अपना असंतोष, वो क्या करेगा? अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अगर उसको कुछ पसंद ना आए ना बैल को, तो कई तरह से वो जताएगा कि भाई मैं तो गुस्सा हूँ, मैं ये नहीं करूँगा, मैं वजन नहीं ढूंढूंगा, या फिर मैं ये चारा नहीं खाऊंगा, इस तरह से। अतः उसका स्थान गधे से नीचे है। तो कुछ लोग गधे को सर्वश्रेष्ठ कह रहे हैं, कुछ बैल को सर्वश्रेष्ठ कहेंगे। ठीक है, परंतु लेखक कहते हैं कि गधा ही हमारी नज़रों में सर्वश्रेष्ठ बेवकूफ़ है, और जो बैल है वो नहीं है, वो तो भैया भी उससे कम है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कहानी शुरू होती है। झूरी काची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। झूरी काची वो मालिक है जिसके दोनों बैल हैं, हीरा और मोती उनका नाम है। दोनों पछाई जाति के थे। पछाई जाति क्या होती है? बैलों की नस्ल होती है। ठीक है, जाति होती है बैलों की, उसमें तो पछाई जाति के। देखने में सुंदर और काम में चौकस। देखने में सुंदर और काम में बिल्कुल परफेक्ट, एकदम से चौकस थे। डील में ऊंचे, और उनकी कदकाठी कैसी थी? ऊंचे थे, खूब तगड़े से थे, इस तरह से हृष्ट पुष्ट थे। कहने का मतलब बहुत दिनों साथ साथ रहते, दोनों में भाईचारा होगा। बहुत दिनों से दोनों बैल साथ साथ थे और दोनों में भाईचारा हो गया, यानी कि भाइयों की तरह दोनों में प्रेम हो गया। फिर दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। अब दोनों आसपास बैठे रहते और एक दूसरे से आंखों में, उनके पास शब्द तो थे नहीं हमारी तरह बोलकर वो बताते, तो वो आंखों में विचार विनिमय यानी कि विचारों का अपना आदान प्रदान करते थे। अपनी बातें एक दूसरे से करते थे, मन ही मन में आंखों के माध्यम से। ठीक है, अब और एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे? हम नहीं कहते, एक दूसरे की मन की बात वो समझ जाते थे। और हम ये कह ही नहीं सकते कि कैसे समझ जाते, क्योंकि हम इंसान तो समझ ही नहीं पाते एक दूसरे की। हम तो बोलकर भी मतलब नहीं समझ पाते, बोलकर भी कुछ और मतलब निकाल लेते हैं। तो इसलिए लेखक ऐसा यहाँ पर लिखते हैं। तो लेखक लिखते हैं कि अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। तो लेखक लिखते हैं कि जरूर उनमें कोई गुप्त शक्ति होगी ऐसी, है ना, जो शक्ति मनुष्य के पास नहीं है, मनुष्य उससे वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते थे। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद के भाव से। और कभी कभी दोनों एक दूसरे को चाटते, सूंघते, कभी कभी दोनों आपस में सींग भी भिड़ा लिया करते थे। बस लड़ाई की वजह से नहीं, लड़ाई कर रहे हैं ऐसा नहीं, बस प्रेम के वजह से, है, हंसी मजाक में वो दोनों आपस में सींग भिड़ाते थे। ऐसा लगता था लोगों को झगड़ा कर रहे हैं, पर वो रियल में झगड़ा नहीं करते थे। ठीक है, आत्मीयता के भाव से जैसे दोनों में घनिष्ठता हो, और इस तरह से वो एक दूसरे को सींग मिलाते जैसे दोनों में बहुत घनिष्ठ प्रेम है, इसलिए इस तरह से। और जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौलदप्पा होने लगता। अब देखिए, जैसे दो दोस्त होते हैं, आपस में मिलते हैं तो भाई हाँ भाई क्या हो रहा है, इस तरह से कमर पे लगाने लगते हैं। तो इस तरह से अब इसके बिना तो दोस्ती फीकी फीकी लगती है, होती है ना। अगर फिर ऐसी दोस्ती पर कोई विश्वास भी नहीं किया जा सकता। तो इसी तरह से ये बैल आपस में क्या करते थे? सींग मिलाने लगते थे। भाई इनके पास हाथ तो थे नहीं, ऐसे कुछ हाथों से कोई कुछ ऐसा काम करे तो ऐसे तो थे नहीं, तो वो क्या करते थे? सींग मिलाते थे। और जिस वक्त ये दोनों बैल या हल गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिलाकर चलते, उस वक्त
हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर है। और जब इनको बैलगाड़ी में या हल में जोता जाता था तो इनकी एक और भी हिल हिल कर चलते थे, बड़े अच्छे लगते थे। तो दोनों की एक दूसरे से कोशिश रहती थी कि हीरा सोचता था मेरे ऊपर ज़्यादा वजन रहे और मोती सोचता था कि मेरे ही कंधों पर ज़्यादा वजन रहे, इसको कोई ज़्यादा वजन ना पड़े। इस तरह से देखिए कितना प्रेम था दोनों में। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते और दिन भर के बाद या दोपहर में शाम को दोनों को भाई खोला जाता वहाँ से हल में से या गाड़ी में से और फिर वो चारा खाते। तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लेते। जानवर क्या होते हैं, एक दूसरे को चाटते हैं, वो भी एक दूसरे को चाटते और इस तरह से अपनी थकान मिटाते। नांद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नांद में मुँह डालते और साथ ही मुंह हटा लेते थे, है ना। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। इस तरह से देखो उनमें कितना प्रेम था कि दोनों एक साथ चारा खाते, नाद में मुंह डालते। नाद क्या कहते हैं, जिस बर्तन में बैलों को चारा दिया जाता है या फिर जो भी वो बर्तन होता है, जो भी परात वगैरह या जो भी चीज़ होती है उसको क्या देते हैं, नाद। ठीक है, साथ साथ चारे खाते थे। अगर एक नहीं खाता तो दूसरा भी नहीं खाता। और क्या करते थे, अगर एक मुंह डालता तो दूसरा भी डालता, एक बैठ जाता तो दूसरा भी बैठ जाता। इस तरह से उनमें आपस में भाईचारा था, इतना प्रेम था। एक दिन संयोग की बात है कि झूरी ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया। गोई यानी कि अपने बैलों को, अपने जानवरों को कहाँ भेज दिया, अपने ससुराल भेज दिया। ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम था कि वे क्यों भेजे जा रहे हैं। अब एक बार क्या हुआ कि झूरी ने अपने दोनों बैलों को, हीरा मोती को, अपने ससुराल भेज दिया। अब बैलों को क्या पता कि वो क्यों भेजे जा रहे हैं, कुछ दिन के लिए भेजे जा रहे हैं। अगर उनको ऐसा पता होता तो वो बेचारे क्या करते, खुशी खुशी चले जाते, वहाँ उनकी सेवा कराते। लेकिन उनको तो बहुत बुरा लगा। उन्हें लगा, वो बैल समझे कि मालिक ने हमें बेच दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा नहीं लगा। और कौन जाने, अब क्या पता कि झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाना, है ना, बुरा लगा। कौन जाने कि क्या पता उनको यह बुरा लगा हो कि भाई हमें बेच दिया। बहुत बुरा लगा उन बैलों को शायद ऐसा। अब जो गया था वो गोई यानी कि बैलों को लेकर जा रहा था तो उसके क्या हो गए, दांतों पसीना आ गया, अर्थात बहुत कठिनाई का उसको सामना करना पड़ा। क्योंकि जो बैल थे वो दाएं बाएं भागते रहे, पूरे रास्ते उसको परेशान करते रहे। कभी वो आगे को खींचता तो पीछे को भागते, पीछे से खींचता तो आगे को भागते। और कभी कभी क्या करते, सींग नीचे मारता अगर वो, तो सींग नीचे करके उसको धमकियाँ देने लगते, हुंकारने लगते। ठीक है, अगर ईश्वर ने उन्हें बाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम ना चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया। और फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथों क्यों भेज दिया। इतने दुखी थे बैल, ऐसी ऐसी बातें सोच रहे थे। झूरी के प्रति वो अपनी नाराज़गी प्रकट कर रहे थे और कह रहे थे, भाई तुमने हमें क्यों भेज दिया, हमसे और काम ले लेते, कुछ भी खिला देते, पर हमें बेचते नहीं। उनको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था उन गया के साथ जाना। संध्या समय अर्थात शाम के समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहले पहुँचे। नए स्थान अर्थात गया के घर पहुँच गए। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी नांद में मुंह नहीं डाला। अब दिन भर उन्होंने कुछ नहीं खाया था। बैलगाड़ी खींचते खींचते वो गया के घर पहुँचे, लेकिन जब शाम को उनको चारा डाला गया, भूसा डाला गया, तो बिल्कुल भी दोनों ने नहीं खाया। ठीक है, और दिल भारी हो रहा था, उनका दिल भारी हो रहा था, यानी कि दुखी हो रहे थे। वो मन में बहुत उदास थे, बहुत दुखी थे। जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह उनसे अब हमेशा के छूट गया। नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से नज़र आ रहे थे। और उस गया के गांव में नया गांव, नए सब लोग वहाँ पे उनको कैसे लग रहे थे, सब पराए जैसे लग रहे थे। बस उनको तो झूरी का घर, अपना घर, वही गाँव उनको अपना जैसा लगता था। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की। अब दोनों, बस शाम हो गई, दोनों ने अपनी एक दूसरे से सलाह की, आंखों में मूक भाषा में सलाह की और एक दूसरे को कनखियों से देखा और लेट गए। और बस लेट गए भाई, उन्होंने कहा भाई आराम से लेट जाओ। अभी आपस में उन्होंने कुछ डिसाइड किया दोनों, हीरा मोती ने, और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया, सोता पड़ने का अर्थात जब सब सो गए गांव में, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। जब दोनों ने जोर मारी, और पगहे कहते हैं गले में रस्सी बंधी हुई, तो वो जब उन्होंने खींची और जोर लगाकर वो रस्सी तोड़ दी, पगहे तोड़ दिए और घर की तरफ चले, अपने गांव की तरफ भाग गए। वो पगहे बहुत मजबूत थे, जो रस्सी थी वो बहुत मजबूत थी। अनुमान ना हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा। अनुमान भी नहीं था, आइडिया भी नहीं था कि कोई बैल इतनी मोटी रस्सी तोड़ भी सकता है। परंतु
दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी, पर दोनों में इस समय इतनी शक्ति आ गई थी, एक झटके से रस्सियाँ टूट गई। यानी उन्होंने एक झटका लगाया दोनों ने, हीरा मोती ने, और वो रस्सियाँ टूट गई। ऐसा होता है आज़ाद होने की लालसा, उत्कंठा, है ना, जो इतनी हमारी इच्छा इतनी बलवती होती है कुछ भी करने की, तभी हम सक्सेस होते हैं। ऐसी हीरा मोती को आज़ाद होने की इच्छा थी। ठीक है, तो अब क्या हुआ, झूरी प्रातःकाल, अब सुबह हो गई, रात भर वो भागते रहे, अपने गांव पहुंच गए, क्योंकि पूरा दिन चल कर आए थे। कोई गांव पास में तो था नहीं झूरी का और गया का, अब पूरा दिन वो चल कर आए थे, तभी तो गया के घर शाम को पहुंचे थे। अब वो पूरी रात घूमे घूमे चलते रहे, चलते चलते अपने गाँव पहुँच गए। कहाँ, झूरी प्रातःकाल सोकर उठा, सुबह सुबह थी और झूरी सोकर उठा और उसने देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं, जहाँ पर उनको चारा डाला जाता वहाँ पर वो बैल खड़े हैं। और क्या हुआ, दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराव लटका है। छुरी ने देखा उनके गले में आधी आधी रस्सी टूटी हुई लटकी हुई है और घुटने तक पांव कीचड़ में हैं, और दोनों की आंखों में विद्रोह में है स्नेह झलक रहा है। और उनने देखा झूरी ने कि ये मुझसे गुस्सा भी है और मुझसे प्रेम भी दिखा रहे हैं। तो इस तरह से बैलों की आंखों में ऐसे भाव थे कि उनको गुस्सा भी आ रहा था, उनको अपने मालिक पर प्रेम भी आ रहा था। देखो, हम तुमसे इतना प्रेम करते हैं और गुस्सा ये था कि तुमने हमें क्यों निकाला, हम तो तुम्हारे घर ही रहना चाहते हैं। इस तरह से झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया और झूरी बहुत खुश हुआ और स्नेह से गदगद हो गया। उन्होंने दौड़कर उसने उन्हें गले लगा लिया और चुम्बन का वह दृश्य, प्रेमालिंगन और चुम्बन का वह दृश्य कैसा था, बड़ा ही मनोहर था। तो झूरी अपने बैलों को देखकर बड़ा खुश हुआ, उसने उन्हें गले लगा लिया और चूमने लगा। और इस तरह से लोग देख रहे थे तो बड़े आश्चर्यचकित हो रहे थे। सबको ये लग रहा था, वाह भाई, ये कैसे बैल हैं, कितना इनमें आपस में प्रेम है, झूरी को बैलों से और बैलों को झूरी से। जो बैल वहाँ से भागकर झूरी के बाद फिर से आ गए। घर और गाँव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। किसका, बैलों का स्वागत करने लगे। सब लोग, गाँव के लोग, सभी लोग बहुत खुश हुए। गांव के इतिहास में ये घटना अभूतपूर्व होने पर भी महत्वपूर्ण थी। अब ये गांव में ऐसी कभी घटना नहीं हुई थी, अभूतपूर्व थी, यानी बहुत कभी पहले हुई नहीं थी, बहुत ही रेयर कह सकते हैं, रेयर घटना थी ये। तो अब सभी बड़े आश्चर्यचकित थे। और बाल सभा में ने निश्चय किया, तो गाँव के जो लड़के इकट्ठे हो गए थे उन्होंने निश्चय किया कि दोनों पशु वीरों को, जो पशु हैं ये वीर हैं, वीर जैसे वीर योद्धा होते हैं, इनको क्या करना चाहिए, इनका अभिनंदन करना चाहिए, है ना, इनका स्वागत करना चाहिए और इनका सम्मान करना चाहिए। उन्होंने सोचा, कोई अपने तो कैसे सम्मान करते, कोई प्रमाण पत्र या कुछ ऐसे पैसे वैसे तो देते नहीं, उन बैलों को तो उनसे कोई लेना देना नहीं था ऐसी चीज़ों से। तो उन्होंने क्या किया, लड़कों ने कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर और कोई भूसी लेकर चला आया। तो देखते हैं, आज के लिए इतना ही, देखते हैं आगे क्या होता है इस कहानी में। और जब लड़कों जो बैल थे झूरी के घर भागकर वापस आ गए और उसके बाद लड़कों ने उनका स्वागत किया, उसके बाद क्या होता है देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक